दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। और अभी हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सिटी का दौर। ठीक है, और उसमें हमने कई टॉपिक पढ़ भी लिए थे, जैसे हिबा का मिसाइल संकट क्या है, सिटी क्या है, सिटी के दायरे क्या है। और आज हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता को चुनौती गुटनिरपेक्ष। ठीक है, तो जैसे दुनिया दो वर्गों में बढ़ रहा था, हम पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं कि इसको चुनौती किसने दिया। ठीक है, सिटी को। तो जैसे दुनिया दो वर्गों में तेजी से बढ़ रहा था, ठीक है, एक अमेरिका और सोवियत संघ में, तो वहीं पे जो नए स्वतंत्र देश है, नए स्वतंत्र जो अभी अभी स्वतंत्र हो रहे थे, जैसे महाशक्तियों से चाहे जो गुलाम देश थे, और वो देश कौन थे, एशिया के, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के। और इन देशों को एक तीसरा विकल्प मिला, और वो तीसरा विकल्प था दोनों महाशक्तियों गुटों से अलग रहने का। ठीक है, और ये विकल्प किसने दिया, गुटनिरपेक्ष ने। ठीक है, तो आप देखते हैं गुटनिरपेक्ष कैसे बना। ये गुटनिरपेक्ष 1956 में क्या हुआ, नेहरू, नासिर और टिटो, इन तीनों ने एक सफल बैठक की। ठीक है, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और गमाल अब्दुल नासिर और जोसेफ बरार टिटो। एक नेहरू भारत के थे और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के जोसेफ बरार टिटो, इन तीनों ने एक सफल बैठक की। और इन तीनों नेताओं को दो और देशों का समर्थन मिला, वो था घाना के वामे एनक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकार्नो। और एक 5 लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए, और ये आगे अपना काम चालू करते हैं। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष की जो पहली बैठक हुई थी, ये बेलग्रेड में हुई, यूगोस्लाविया की जगह बेलग्रेड। और 1961 में पहला सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में। ठीक है, बेलग्रेड में पहली बैठक हुई, बेलग्रेड में ये 1961 में पहली बैठक हुई। और यह बैठक कम से कम 4 बातों के लिए हुई थी। पहली बात कि ये जो गुटनिरपेक्ष के 5 देश हैं, इनके बीच सहयोग बना रहेगा। दूसरा कि जो सिटी के दायरा है वो जो तेजी से बढ़ रहा है, उस दायरे को कम करना चाहे, रोकना। और तीसरा कि जो नए स्वतंत्र देश है जो अभी अभी उदय हो रहे हैं, चाहे आजाद हो रहे हैं, उन देशों को महाशक्तियों में जाने से रोकना। और चौथा कि इन देशों के द्वारा स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। ठीक है, तो ये 4 बातों के लिए पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में 1961 में। इसके बाद क्या होता है, सिटी के समय गुटनिरपेक्ष मत के जो सदस्य होते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। जो पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, उसमें 25 सदस्य थे, लेकिन धीरे धीरे इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने लगी, और धीरे धीरे आज इसमें 120 सदस्य शामिल है। ठीक है, तो लगातार इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है और लगातार इसमें बदलाव हो रहा है। तो इसलिए हम इसकी परिभाषा जल्दी से नहीं कर पाते थे, परिभाषा करना मुश्किल भी है, क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या बढ़ रहा है, इसमें बदलाव आ रहा है। तो जब बदलाव होता है उसमें, चाहे सदस्य की संख्या बढ़ती है, तो इसकी परिभाषा करना कई बार मुश्किल हो जाता है। फिर भी अगर हम इसकी परिभाषा करें तो ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों गुटों से अलग होने की नीति थी, चाहे उनसे अलग रहने की एक योजना थी। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष क्या है, दोनों महाशक्तियों गुटों से अलग रहने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अलग रहने का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग कर लेंगे, उससे बिल्कुल अलग हो जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम महाशक्ति में शामिल होंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल न्यूट्रल रहेंगे, अलग रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 शब्द और आता है, पृथकवाद, एक तटस्थ। तो क्या गुटनिरपेक्ष पृथकवाद है चाहे तटस्थ है? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि दोनों एक ही हैं, लेकिन इन दोनों से जो गुटनिरपेक्ष वो बिल्कुल अलग है। पृथकवाद से कैसे हैं वो देखते हैं। पृथकवाद का मतलब होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग कर लेना। जैसे कि पहले विश्व अमेरिका अपनी आज़ादी से लेकर, ठीक है, 1787 से लेकर पहले विश्व युद्ध अमेरिका ने इसी नीति का पालन किया था, और वो था पृथकवाद। ठीक है, और उसने अपने आप को दुनिया के मामलों से बिल्कुल अलग कर दिया था। तो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने पृथकवाद की विदेश नीति अपनाई थी, लेकिन गुटनिरपेक्ष में शामिल देशों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा कोई पृथकवाद की नीति नहीं अपनी, उन्होंने अपने आप को दुनिया से अलग नहीं किया। वो महाशक्तियों में रुचि लेते रहे अपने फायदे के अनुसार। ठीक है, और दूसरा बात कि जो गुटनिरपेक्ष हो तटस्थ भी नहीं है। तो तटस्थ का मतलब होता है कि युद्ध में शामिल ना होना और उसको रोकने की कोशिश भी नहीं करना है। लेकिन महाशक्ति जिसमें भारत भी था, कई बार उन्होंने युद्ध को खत्म करने की कोशिश की है, जैसे कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का, जिसमें भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उसको खत्म करने की कोशिश भी की थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो गुटनिरपेक्ष है ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थ है। ठीक है,
क्योंकि पृथकवाद दोनों से अलग है, ठीक है। और तटस्थ भी गुटनिरपेक्ष से अलग है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक, जिसे गुटनिरपेक्ष जिसको कहते हैं। इसमें ध्यान क्या रखना है कि पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था और इसमें 25 देशों ने भाग लिया था पहले सम्मेलन में, ठीक है। और आज इसमें सदस्यों की संख्या 120 है, ठीक है। और पहला सम्मेलन कम से कम 4 बातों के लिए होता है कि एक इन 5 देशों के बीच सहयोग बनी रहेगी, ये अपना स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे और जिसकी चीज का दायरा बढ़ रहा है उस दायरे को कम करने की कोशिश करेंगे। और एक और कि जो महाशक्तियों में जो देश शामिल होने जा रहे थे उनको रोकना, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक लीजिए, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या था कि उस समय एक पूरे वर्ल्ड में व्यापार करने के लिए एक आर्थिक व्यवस्था थी और उस व्यवस्था से क्या हो रहा था कि अमीर देशों को कोई फायदा हो रहा था, गरीबों का उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो वहीं पे क्या हुआ कि इसमें बदलाव किया गया, नई व्यवस्था आई, उसी को हम नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई वो आप देखते हैं, क्योंकि ये अल्पविकसित देशों के लिए किया गया था, जो गुटनिरपेक्ष जैसे देश शामिल थे, चाहे जो अभी देश आजाद हो रहे थे उन्हीं देशों के लिए किया गया था। तो जो अल्पविकसित देश थे, चाहे जो गुटनिरपेक्ष में शामिल देश थे, वो सिर्फ मध्यस्थता करने वाले देश नहीं थे। मध्यस्थता मतलब वो सिर्फ बीच में आगे भूमिका निभाने वाले देश नहीं थे, बल्कि इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। अल्पसंख्यक मतलब इनका विकास बहुत ही कम हुआ है और ये देश अभी अभी आजाद हुए थे, ठीक है। तो इनके सामने अपने देश को गरीबी से उबारने की समस्या थी, ठीक है, आर्थिक विकास करने की समस्या थी, बेरोजगारी मिटाने की समस्या थी, जो अनपढ़ लोग थे उनको पढ़ाने की समस्या थी, ये सारी समस्याएं थी। क्योंकि ये सारी समस्या किसकी वजह से उत्पन्न होती, क्योंकि जब हम गुलाम थे ये सारी समस्याएं ये उत्पन्न हुई थी। तो ये सारी समस्याएं थी और इन नेताओं को अपने देश की सारी समस्याओं को खत्म करना था। और कोई भी देश माना जाता है कि तब तक वो स्वतंत्र नहीं रह सकता जब तक उसका भी सतत विकास नहीं हो जाए। तो इन्हीं देशों के विकास के लिए यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने व्यापार और विकास से संबंधित एक सम्मेलन कराया 1972 में, ठीक है। 1972 में एक सम्मेलन हुआ जिसको कहते हैं अंकटाड, ठीक है, अंकटाड सम्मेलन कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन अंकटाड, ये 1972 में हुआ और इस सम्मेलन में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई और उस रिपोर्ट का नाम था टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। और इस रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई थी और बातें क्या थी, वो बातें ऐसी बातें थी जिसकी वजह से जो नव स्वतंत्र देश थे, अल्पसंख्यक देश थे, उनका विकास करने के लिए की गई थी। तो उस रिपोर्ट में जो पहली बात थी उसमें ये कहा गया था कि नव स्वतंत्र देशों को अब इनके प्राकृतिक संसाधनों पे अधिकार होगा, जिसका कि अभी तक इस्तेमाल पश्चिम के देश कर रहे थे, ठीक है। तो पहली बात है। दूसरी बात कि नए स्वतंत्र देशों को पश्चिम के बाजारों तक पहुंच होगी और उस बाजार में जाकर अपने सामान खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तीसरी बात कि जो ये नव स्वतंत्र देश पश्चिम से जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी मंगाएंगे उस टेक्नोलॉजी की कीमत बहुत ही कम रखी जाएगी। और चौथी बात कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनमें इनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी। तो ये 4 बातें इस रिपोर्ट में कही गई थी जिसका नाम था टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, और एक अंकटाड का सम्मेलन था, ठीक है। तो इसमें 4 बातें ध्यान रखनी है। फिर ये सवाल 4 बातों से इनका विकास नहीं होता आगे, क्योंकि इन्होंने खुद भी अपनी कोशिश की थी और उसकी वजह से इनका विकास होता है, ठीक है। तो ये नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी। और इसके बाद हम देखते हैं भारत और सी मतलब सी में भारत का क्या भूमिका था, ठीक है। तो भारत उसमें गुटनिरपेक्ष में था। गुटनिरपेक्ष का मतलब एक सदस्य होने के चलते, चाहे नेता होने के चलते इसकी क्या भूमिका थी ये हम देखना है, ठीक है। तो उस समय गुटनिरपेक्ष में रहते हुए भारत ने 2 तरह की भूमिका निभाई, 2 स्तर पे चाहे 2 लेवल पे भूमिका निभाई। पहला कि भारत महाशक्तियों में शामिल नहीं हुआ, ठीक है, ये पे, और महाशक्तियों में खुद भी शामिल नहीं हुआ और नव स्वतंत्र देशों को भी शामिल नहीं होने दिया, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि भारत हट रहा था, उसे अलग हो रहा था, क्योंकि नेहरू ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जो गुटनिरपेक्ष की नीति है वो पलायनवाद की नीति नहीं है, मतलब छोड़ के भागने की नीति नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें भूमिका निभाएंगे, जैसे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में भारत ने भूमिका निभाई थी। तो नेहरू ने पहले क्लियर कर दिया था कि जिससे मतलब पलायन की नीति ना समझा जाए, छोड़ के भागने की नीति ना समझा जाए, ठीक है। तो गुटनिरपेक्ष
से भारत को कुछ फायदा भी हुआ, ठीक है। तो गुटनिरपेक्ष ने भारत को दो तरह से फायदा पहुंचाया। एक कि गुटनिरपेक्ष में रहते हुए भारत ने उन्हीं फैसलों को लिया जिससे कि भारत का फायदा होता था, ना कि महाशक्तियों का। और दूसरा कि भारत ने हमेशा इस विकल्प को, चाहे इस ऑप्शन को खुला रखा कि अगर एक महाशक्ति इस पर दबाव डालेगी तो दूसरे महाशक्ति में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह से गुटनिरपेक्ष ने इसका फायदा पहुंचाया। फिर भी आगे चल के क्या होती है, भारत की जो गुटनिरपेक्ष की नीति है उसकी आलोचना की जाती है, ठीक है। और आलोचना इस आधार पर की जाती है, कहा जाता है कि भारत गुटनिरपेक्ष की हवाला देके कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग हो जाता है जिससे कि उसे भाग लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि भारत खुद महाशक्तियों में, मतलब जो नव स्वतंत्र देश थे उनको महाशक्तियों में जाने से रोकता था, लेकिन 1971 में खुद ही जाके सोवियत संघ में शामिल हो गया। तो दो तरह की आलोचनाएं हैं, लेकिन जो भारत शामिल हुआ सोवियत संघ में शामिल नहीं हुआ। वो 1971 में क्या हुआ था कि भारत ने एक सोवियत संघ से, चाहे रूस से समझौता किया था एक हथियारों के लिए, तो वो गुटनिरपेक्ष से अलग था, ठीक है। और वो महाशक्ति में शामिल होना उसका नहीं कहा जाएगा उसको, क्योंकि भारत अपने जरूरत के अनुसार उसे किया जाए। तो ये भारत की दो आलोचना भी है, दो फायदे भी है। भारत ने दो स्तर पर इससे भूमिका भी निभाया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि कुछ लोग आज कहते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष है उसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई, उसका महत्व खत्म हो गया, क्योंकि आज तो शीत खत्म हो गया है और शीत को खत्म करने के लिए ही बना था। तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्या इसकी प्रासंगिकता आज है या नहीं है। तो देखिए, गुटनिरपेक्ष की जो स्थापना हुई थी वो निश्चित रूप से शीत को कम करने के लिए, चाहे उसके दायरे को रोकने के लिए, चाहे उससे अलग रहने के लिए हुई थी। और शीत युद्ध के समाप्ति के बाद जब 1991 में शीत युद्ध समाप्त हुआ, निश्चित रूप से गुटनिरपेक्ष की प्रासंगिकता में, इसके महत्व में थोड़ी कमी आई। लेकिन बदलते हुए परिस्थिति में गुटनिरपेक्ष ने क्या किया कि अपने उद्देश्य में बदलाव कर लिया, और अब उसके उद्देश्य क्या हो गए, जलवायु परिवर्तन को कम करना, आतंकवाद को कम करना, गरीबी को मिटाना, उपनिवेशवाद का विरोध करना। तो ये सारे आज इसके मुद्दे हैं, और इन मुद्दों को देखते हुए आज हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है, ठीक है। तो ये गुटनिरपेक्ष अभी खत्म नहीं हुआ, आज भी ये सही से काम कर रहा है और आज भी इसकी प्रासंगिकता है, और आगे भी ये अच्छे से भूमिका हो सकता है कि निभाए, ठीक है। तो ये आपका ये तीन टॉपिक आज जो बचे हुए थे इसमें, इस चैप्टर में वो तीनों लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक है। और दूसरा चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे, जिसका दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है। और इसका मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको नोट्स उपलब्ध हो जाए, और जब तक जितना भी मैंने पढ़ाया एक बार आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर और आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। क्वेश्चन वही दूंगा जो पेपर में आने लायक होते हैं, ठीक है। और उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो